हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग बेस कुछ टॉपिक्स का स्टार्ट करने जाएंगे, डिस्कशन करने जाएंगे, और उसके बाद फिर हम तुम लोगों को बताएंगे कि एक सर्किट कंप्लीट होता है तो फिर सर्किट से जो करंट कंडक्ट करता है उसके करंट के ऊपर बेस करके जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप सर्किट रहेगा उसके बारे में बताएंगे। और फिर किरचॉफ लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है उसके बारे में बताएंगे। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो उसको भी हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। Same again, our time limit is 30 seconds. Within 30 seconds we will try to solve those problems also. So first of all you have to know the basic concept of the current electricity. So now let's start with this chapter. Okay, चलो देखते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो पढ़ते हैं जनरली रिगार्डिंग द गुड कंडक्टर्स, है ना। ये एक गुड कंडक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे विच आर जनरली नोन एज कंडक्टर्स और मेटल्स। तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन दिस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सपोज यू हैव टेकन दिस कंडक्टर हैविंग लेंथ L, the length of the conductor is L, and if there is a potential difference, that means if you connect these two terminals with these two ends of the conductor with the two terminals of the battery, then what will happen? That means we have applied two potentials at the two ends of the conductor. This one is positive and this one is negative. As a result, an electric field will be created between these two ends and that will be directed from positive end to negative end. ठीक है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तुम्हारा। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगेगा, फोर्स अप्लाई करने लगेगा। ठीक है, और वी नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F equal to Q into E. You know this relation now, F equal to Q naught into E. If Q naught is any charge particle in an electric field, then electric field will apply a force on the charge particle which is given by F equal to Q naught into E. So if Q naught is positive, in that case the direction of the F and E will be same, but in case Q naught is negative, the direction of the force will be opposite to that of the electric field. Here also the electrons are negatively charged particles, so the force acting on the electrons will be opposite to that of the electric field. That means the force acting on this electrons will be this one, है ना। तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, will start moving from negative to positive end. In other words, you can say from low potential to high potential. So this is the only charge particle which used to move from low potential end to high potential. Those are only electrons or negative charge. Only negative charges याद रखना हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज की बात करें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इसी तरफ एक्ट करेगा, पॉजिटिव है, फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट, है ना। तो यहाँ एक करंट जनरेट करेगा, वो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है करंट भी उसी तरफ जाता है, बट नेगेटिव चार्ज की मोशन की वजह से जो करंट जनरेट करता है दैट करंट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका करंट इस तरफ जाएगा। तो करंट ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल एंड टू हाई पोटेंशियल एंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करेगा तो आगे में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ धक्का खाएगा, धक्का खाने की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ चला जाएगा। तो इसका जो पाथ होता है, ये पाथ इस तरह से होता चला जाता है, इस तरह से होते चला जाता है, पैराबोलिक पाथ इस तरह से होते हुए जाता है। ठीक है, इट इज नॉट एनी zigzag पाथ, इट इज द पैराबोलिक पाथ। ये पैराबोलिक पाथ में होता हुआ चला जाएगा। तो इसका एक वेलोसिटी गेन करता है, वो वेलोसिटी का एक एवरेज वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे थ्रू आउट द पाथ, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल एंड टू हाई पोटेंशियल एंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो चलता जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दैट फोर्स इज गिवन बाय E चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय F by m। F इज दिस वन, ठीक है।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो गेन करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, u प्लस ए टी, है ना, u इज 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, so it becomes 0 plus a into t. T here is the relaxation time. Relaxation time is the average time between two successive collisions. Collisions होता चला जाएगा, तो दो collision के बीच में जो गैप रहता है, that गैप जो होगा उसका एवरेज वैल्यू अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, then that is called relaxation time. In this relaxation time जो वेलोसिटी गेन करता है पार्टिकल, उसका जो एवरेज वैल्यू कंसीडर करेंगे, that is called drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर क्या आएगा बोलो, vd इक्वल टू ए का वैल्यू यहां से पुट करो, this becomes the equation of the drift velocity if E is the electric field due to the potential difference applied between the ends of the conductor. If suppose V is the potential difference, this is V, suppose V is the potential difference applied between the ends of the conductor, then we can write E equal to V by A. तो यहां से एक और रिलेशन हमको मिल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई वी बाई एम एल इंटू टाउ. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. हमारे पास एक रिलेशन ये मिला. नाउ इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से कंडक्टर के अंदर एक करंट जनरेट करेगा. दैट करंट इज गिवन बाय, करंट का फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, करंट का फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, करंट through the conductor is given by, current through the conductor क्या हो जाएगा बताओ, I equal to NE VD into A. ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, है ना. इसमें N याद रखना, number density of free electrons which is defined as the number of electrons per unit volume. This is the number density of free electrons. E we know the charge of one electron, Vd is the drift velocity we have already discussed, and A is the area of cross section of the conductor. This cross sectional area जहां से ये इलेक्ट्रॉन्स करंट मूव करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, करंट इस तरह से जाएगा. ठीक है, ये करंट हो गया I. तो करंट का फॉर्मूला होगा हम लोगों का NEVD into A. इसमें से हम लोग क्या बोलेंगे, A is the number density of free electrons, A is the area of cross section. तो यहाँ से हम लोग एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, that is the current density which is given by I by A. तो I by A equal to कितना आ जाएगा बोलो, NEVD. This is denoted by J. तो करंट डेंसिटी का देखो एक फॉर्मूला तुम लोगों को यहाँ से मिलेगा, करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा. करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है I by A, एक होता है NEVD, और एक होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट डेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. So direction of the electric field will represent the direction of the current density, and that is given by, again अगर हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं, V equal to I into R. तो यहां से V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, E into L. I वैसे ही रहने दो, R का फॉर्मूला पुट करो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वी नो, रो इनटू L by A. तो ये L कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ E इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, रो इनटू I by A. तो I by A इक्वल टू वी कैन राइट 1 by रो, I by A इक्वल टू वी कैन राइट 1 by रो into E. This I by A is known as current density. So this equal to we can write J equal to, and 1 by रो is denoted by sigma, which is called conductivity, as rho is the resistivity. So sigma will be conductivity into E. तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से भी एक रिलेशन हमको मिलेगा, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ व्हिच इज नोन एज current density equal to sigma into electric field intensity. From this relation we can say the direction of the current density depends upon the direction of the electric field intensity. Okay, तो यहाँ से देखो कुछ theoretical part question आ सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर जो रहता है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं J के ऊपर डिपेंड करेगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन J. हाउ डिपेंड, J के साथ देखो डायरेक्टली वेरी कर रहा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं J डिवाइडेड बाय N into E.
For a particular conductor, the value of n will be constant because n is the number density of free electrons. It depends upon the atomic number. एक पर्टिकुलर कंडक्टर को अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर फिक्स हो जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाएगा, एंड ई वी नो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये दोनों अगर कांस्टेंट हो जाता है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा? करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. करंट डेंसिटी चेंज होगा जिस तरह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी तरह से चेंज होगा. ठीक है, फिर यहां से बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से चेंज करोगे उसी तरह से डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं. यहाँ पर ये भी देख रहे हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी डायरेक्टली वेरी करेगा, करंट डेंसिटी के साथ भी डायरेक्टली वेरी करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम के साथ भी डायरेक्टली वेरी करता है. नाउ रिलैक्सेशन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है. वन इज टेम्परेचर, अदर इज number density of free electrons, which depends upon the atomic number. That means the material of the conductor. For different material of the conductor, the atomic number will be different, and for different atomic number, the relaxation time, the number density of the free electrons will be different, and hence the relaxation time will change. Relaxation time is the average time between two successive collision. वो किस तरह से चेंज होता है? देखो, नंबर वन, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से. अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है जाकर के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा. टेम्परेचर चेंज करने की वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है. थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगा और जल्दी से जाकर टकराएगा. ये इलेक्ट्रॉन वहां जाकर के टकराएगा. स्लो जा रहा है तो देर में टकराएगा, जल्दी जाएगा जल्दी टकराएगा, है ना. फास्ट जाएगा जल्दी टकराएगा. तो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा. तो इन दैट केस वी कैन से विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस. टेम्परेचर कम कर देंगे, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा. ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है कब? टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगा. सिमिलरली मटेरियल अगर चेंज करते हैं तो फ्री नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है. नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से कोलिजन पास पास में होगा, जल्दी होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. एटॉमिक नंबर ज्यादा लोगे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा, फिर कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस. एटॉमिक नंबर कम होगा, जो भी मेटल कंडक्टर ऐसा लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर कम है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम होगा, कोलिजन दूर दूर में होगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, दूर दूर में कोलिजन होगा, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस. So these are the factors on which the drift velocity of a conductor depends. As for example, एक दिखलाते हैं तुम लोगों को डायग्राम. देखो यहाँ से क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है तुम लोगों को. सपोज एक शेप ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है, उस शेप ऑफ द कंडक्टर से तुम लोगों से पूछ रहा है कि किस पॉइंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, किस पॉइंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा. ये सब अगर पूछ लिया तो फिर हम लोग किस तरह से आंसर करेंगे? देखो सपोज दिस इज द शेप ऑफ द कंडक्टर. ये एक शेप ऑफ द कंडक्टर है विच इज नॉन यूनिफॉर्म. अगर यूनिफॉर्म होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हर जगह सेम होता. नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉजिटिव यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल सपोज कनेक्ट कर देते हैं, से एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया हम लोग, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा? लाइक दिस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो फिर देखो जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में गैप है यहाँ पर ज्यादा है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में गैप अगर यहाँ पर ज्यादा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा. और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में गैप कम है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पर ज्यादा है. तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ज्यादा होगा इन कम्पेयर टू दिस पॉइंट. अगर पॉइंट कंसिडर करते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लो P पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट ले लो Q पॉइंट, तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ जो होगा P पॉइंट पर कम होगा, Q पॉइंट पर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है. ठीक है. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस पॉइंट इज सपोज A1, ये मान लो A2. करंट की अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पर जो करंट जा रहा है, इस तरह से जो करंट जा रहा है,
दिस करंट इज सपोज I1, इस पॉइंट का करंट मान लो I2। करंट डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, यहां से करंट डेंसिटी हो रहा है J1, यहाँ का करंट डेंसिटी मान लो J2, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सपोज E1, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2। ये सारी चीजों को अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P, और सपोज यहाँ का V1 मानते हैं, यहाँ पर V2 मानते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्या देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा। ओके, तो अब बताओ यहाँ पर दोनों डायग्राम देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे जाना है। अच्छा, करंट के बारे में, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर, ये हमेशा एरिया क्रॉस सेक्शन कम रहे ज्यादा रहे ऑलवेज सेम रहेगा, तो करंट चेंज नहीं होता है। I1 इक्वल टू I2 ये रहेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन अगर देखो तो A1 ग्रेटर देन A2 है, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है इन दैट केस करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है I/A, है ना। तो करंट डेंसिटी के बारे में बोलो, I तो सेम है, एरिया जहां पर ज्यादा होगा वहां का करंट डेंसिटी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं करंट डेंसिटी ए पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से करंट डेंसिटी ऑफ द पॉइंट Q ऑफ द अनदर एंड विल बी लेस। यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, करंट डेंसिटी कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बोले तो E1 जो होगा लेस देन E2 होगा। सो नाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज्यादा होगा बोलो, करंट डेंसिटी के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं डायरेक्टली वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। तो जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, जिस पॉइंट का वहां का करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां का करंट डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, करंट डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अभी देखें हम लोग, सिग्मा इंटू ई, है ना। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली वेरी करेगा, जहां का करंट डेंसिटी कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, वहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तुम लोगों से पूछ सकता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ नॉन यूनिफॉर्म शेप अगर रहा, नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑफ कंडक्टर रहा, तो उसके डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगा, करंट डेंसिटी किस तरह से वेरी करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से वेरी करेगा, ये सारा चीज हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। ठीक है, वो हमेशा नोट डाउन करना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जरूर नोट डाउन करना तुम लोग। रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। नाउ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, वन इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अदर इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। ओके, और अगर मटेरियल चेंज करते हैं सच दैट नंबर डेंसिटी चेंज हो जाता है, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कंडक्टर कंसीडर करोगे तो नंबर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, कोलिजन पास पास में होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। उल्टा करेंगे तो उसका उल्टा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड अगर हम लोगों का कुछ न्यूमेरिकल्स दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए तो फिर कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव गिवन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंडक्टर का लेंथ दे देता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता हुआ चला जा रहा है, तो अगर लेंथ दिया हुआ रहेगा तो वहां से तुमसे क्वेश्चन ये कर लेगा कि उस लेंथ को इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने में कितना टाइम लेता है। दैट टाइम यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट। ठीक है, तो जैसे देखो एक कंडक्टर दिया हुआ है, उसका लेंथ दे दिया है तुम्हारा 1 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन एज L इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब इलेक्ट्रॉन सपोज वन एंड से या इस एंड से सपोज मूव करना शुरू किया, ड्रिफ्ट करना शुरू किया, इस एंड तक पहुंचेगा, उसकी वजह से करंट जनरेट करेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दिस इज सपोज द कॉपर वायर, ये सपोज कॉपर वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता दिया। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 millimeter square. The length of the conductor is 1 kilometer and the current flowing through the conductor is given as I equal to, ये जो current चला जा रहा है, this current equal to
4.5 ampere. This current is flowing through the conductor. Okay? तो तुमको मालूम करने के लिए क्या बोला है कि ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है, इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर को क्रॉस करने में फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड व्हाट टाइम द इलेक्ट्रॉन, द फ्री इलेक्ट्रॉन विल टेक, टाइम कितना लगेगा वो टाइम कैलकुलेट करो। तो फिर टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो इस एवरेज वेलोसिटी के साथ थ्रू आउट द पाथ, पूरा पाथ कवर करेगा। लेंथ दिया हुआ है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला वी हैव द सिंपल रिलेशन s इक्वल टू v इंटू टी। तो t इक्वल टू कितना होगा s बाई v। ओके, तो टाइम कितना लग रहा है, द टाइम इज गिवन बाई s मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हियर इज नॉट गिवन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ। तो इन केस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी कैन यूज I equal to NE VD into A. So drift velocity will be equal to I divided by NE into A. Okay, so put कर दो यहाँ पर I divided by NE into A into A. N is also given and number density of free electrons is given. The number density of free electrons is given as 10 to the power 28 per meter cube. 10 to the power 28 per meter cube. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर वहां से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली यहाँ से VD का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दिए बिकॉज VD इज नॉट गिवन, टाइम कैलकुलेट करना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। अब डेटा कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन कर लो। फिर क्या आएगा देखो, n का वैल्यू बता दिया तुम लोगों को विच इज 10 to the power 28। E we know charge of one electron will it may be given may not be given, याद रखना हम लोग को 1.6 into 10 to the power minus 19। ये हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इस तरह का कैलकुलेशन करते वक्त याद रखना सिस्टम ऑफ यूनिट हमेशा मेंटेन करना। सीजीएस है तो सबको सीजीएस में पुट करना, एसआई है तो सबको एसआई में पुट करना। एक सीजीएस एक एसआई में अगर पुट कर लेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन तो हो जाएगा लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर सब हम लोग एसआई में पुट कर रहे हैं तो ये मिलीमीटर स्क्वायर को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको 10 to the power minus 6 से मल्टीप्लाई करो, एरिया का वैल्यू लिखो 10 to the power minus 6। लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ 1 किलोमीटर, इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई I इज गिवन एज 4.5। तो यहाँ से आ जाएगा 4.5। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आएगा बताओ, 1.6 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, दिस वन इज 25 3 प्लस 3 10 to the power 6 10 to the power 6। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 to the power 6 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा ऑलमोस्ट, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने से आएगा हमारा 4.5 है ना, 4.5 1.6 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स, कैलकुलेशन तो तुम लोगों को करना है, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में तो दिस बिकम्स 3.2 होता है, 32 लिख रहे हैं, नीचे में हो जाएगा 9, 2 से मल्टीप्लाई किए नीचे हो जाता है 9, तो एक जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए 32 by 9 इंटू 10 to the power 5। तो 32 by 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 3 27, फिर 5 रहा तो फिर 9 5 3.55, ऑलमोस्ट 3.55 इंटू 10 to the power 5 सेकेंड, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कैलकुलेशन करना भी तुम लोगों को प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। इस तरह का वैल्यूज को हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग नियर अबाउट वैल्यू से निकाल सकते हैं। नियर अबाउट वैल्यू अगर लोगे तो जैसे यहाँ पर 4.5 को अगर नियरली इक्वल टू तुम लोग 5 ले लेते हो तो 1.6 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.32 के आसपास आ जाएगा, है ना। 0.32 को एक जीरो मल्टीप्लाई करो 3.2 होगा, तो 3.2 इंटू 10 to the power 5 सेकेंड आता है हमारा 5 लेकर के, लेकिन चूंकि ये 5 से थोड़ा कम है तो 3.2 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। फिर ऑप्शन देखेंगे हम लोग 3.2 से थोड़ा ज्यादा जो रहेगा इंटू 10 to the power 5 वो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं तुम लोगों को, कभी कभी तुम्हारा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस यूनिट में दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है ना। समटाइम्स हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो लीनियर डेंसिटी दे देगा। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं देगा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दे देता है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ रहता है तो फिर उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो भी याद रखो, वो भी बता देते हैं तुम लोगों को। अगर आ गया क्वेश्चन तो उसको छोड़ना नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ अगर दिया हुआ रहेगा तो स्मॉल एन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, देखो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज कैपिटल एन, पर यूनिट वॉल्यूम के मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो वॉल्यूम हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एन का वैल्यू। यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर देंगे तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, स्मॉल एन की जगह में पुट कर दो एन बाई ए इंटू एल इंटू ई वी डी इंटू ए। तो ये ए और ये ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो फिर बचा हुआ क्या रह जाएगा बोलो, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। ओके, तो अगर ये दे दिया तो हमेशा ये रिलेशन यूज करोगे n बाई एल ई इंटू वी डी। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दिस केस विल नॉट बी गिवन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू पुट करो। आई या तो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा या फिर दिया हुआ रहेगा, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एक अननोन क्वांटिटी रहेगा यहाँ से पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। बट याद रखना कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग ये रिलेशन यूज करके प्रॉब्लम को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन तुम लोगों को दिखलाते हैं। ये सिंपल सिंपल कुछ टर्म्स है जहां पर हम लोग आकर के फंस जाते हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगर दे दिया या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दे दिया इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर कैलकुलेशन करने में हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ कहाँ से लाएंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये सारा बता दे रहे हैं तुम लोगों के ताकि यहाँ पर तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लाते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है तुम्हारा, एक वायर कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ दिया हुआ है, सपोज वी हैव कंसीडर अ वायर, इसका लेंथ दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द वायर इज से 0.1 मीटर, length of the wire is given as 0.1 meter with an area of cross section again 1 millimeter square, area of cross section 1 millimeter square ये दे दिया हुआ है। ठीक है, कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करवाएगा। ओके, तो यहां से बोला फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर when mu is given, current flowing through the metallic wire, suppose करंट इस तरफ जा रहा है, ये करंट निकालने बोल दिया, when mu दिया हुआ है, mu क्या है, mu is the mobility of the conductor which is given as 5 into 10 to the power minus 6, 5 into 10 to the power minus 6। ठीक है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये दिया हुआ तुम्हारा मोबिलिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये भी बता दिया है, n इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 8 into 10 to the power 28, 8 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। देखो कभी कभी यहीं पर कंफ्यूजन होता है, पर मीटर क्यूब की जगह पर मीटर लेंथ, पर मीटर दिया हुआ रहता है, पर यूनिट लेंथ दिया हुआ रहता है, तो फिर कन्वर्सन करना हम लोग सीख लिए, अगर आ गया तो छोड़ना नहीं। ओके, अब देखो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कब भागना शुरू कर रहा है, जब वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करता है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ दौड़ना शुरू करेगा उसी वेलोसिटी को, उसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। तो मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल मींस नॉट कंडक्टर, इट इज द मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। तो हियर मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, तो मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रिलेशन V इक्वल टू V बाई डी होता है, तो E इक्वल टू हम लोग यहाँ पर से V बाई डी पर V बाई एल यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखो V बाई एल, एल ऊपर चला गया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू V बाई एल, म्यू इंटू V बाई एल। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला आप कैलकुलेट करो, I इक्वल टू एन ई वी डी इंटू ए, एन ई वी डी की जगह में पुट करेंगे म्यू इंटू वी बाई एल इंटू ए। नाउ पुट ऑल द वैल्यू, सब कुछ दिया हुआ है, देखो एन का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 28, ई वी नो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, म्यू का वैल्यू बता दिया कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एंड देन
v का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू पुट करो, तो यहां से हमारा v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया हमारा 10 टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, चेंज कर लो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर होगा, तो इट इज 10 टू द पावर -6. नाउ होल डिवाइडेड बाय L. L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज गिवन एज 0.1, ठीक है. तो यहां से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 5 5 या 25 होता है, 25 8 या होता है 200. 200 के लिए एक 2 रख लो, 2 जीरो छोड़ दो, तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया 28 प्लस 2 30. ये पॉइंट के लिए एक और जीरो ऊपर जाएगा, तो 31 हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, 10 टू द पावर -6, ये हो गया तुम्हारा -12 और -19. -12 -19 इज ऑल्सो इक्वल टू -31, है ना. तो 10 टू द पावर -19 एंड 10 टू द पावर -12, ये भी हो जाएगा 10 टू द पावर -31, और यहाँ पर भी आ जा रहा है 10 टू द पावर +31. तो 10 टू द पावर +31, 10 टू द पावर -31 कैंसिल हो जाएगा. 8 5 इंटू 5 25 इंटू 8 200 हुआ, उसका 2 को रख लो, 2 जीरो यहाँ दो, 10 टू द पावर 30 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा 31 हो जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ रहेगा 3.6, 10 टू द पावर +31, 10 टू द पावर -31 कैंसिल आउट हो गया, 3.2 एम्पियर. तो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है. ये टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी दे देता है, कैलकुलेशन किस तरह से करना है, फॉर्मूला कैसे बिठाना है, इसका प्रैक्टिस कर लो. टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम लोग खुद से लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है, तो फिर तुम्हारा हाथ सेट होगा, ठीक है. अब देखो एक और क्वेश्चन दे देता है, इसमें तुम लोगों को बोल देगा एक कंडक्टर दिया हुआ है, इसमें यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए देगा इन द कंडक्टर, जिसका लेंथ दिया हुआ रहेगा. सपोज इसका लेंथ दे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, L इक्वल टू 1 किलोमीटर, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आल्सो गिवन एज 70 एम्पियर. तो टोटल लीनियर मोमेंटम निकाल दो. यहां से पूछेगा तुमसे टोटल लीनियर मोमेंटम फाइंड करने के लिए, टोटल लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करो, टोटल लीनियर मोमेंटम. तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हमको कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर बात एक इलेक्ट्रॉन की करें तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी मींस वो एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम लोग मोमेंटम बता सकते हैं, m इनटू vd होगा, ओके. लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स रहा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी नो द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर व्हिच इज गिवन बाय स्मॉल n, एंड दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाता है ना. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इन दिस कंडक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n के साथ a इंटू l मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया दिस वन. तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटू कर दो कैपिटल N के साथ, n a l से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा m इंटू n vd a इंटू l. व्हाट इज दिस वन, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कहां से बोलो, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. I इक्वल टू होता है n e vd इंटू a, तो n vd इंटू a, n vd इंटू a इक्वल टू e बाई I बाई e. यहां से पुट करो I बाई सॉरी ये L होगा बाई E, है ना. तो ये है हो गया तुम्हारा टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर. अगर उसका लेंथ दिया हुआ रहे, उसका करंट दिया हुआ रहे, एज m एंड e वी नो द चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके. तो अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. m का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, नियर अबाउट 9.1 होता है, हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 9 लेते हुए चलेंगे. तो 9 इंटू 10 टू द पावर -31, और I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, करंट 70, तो ये हो गया 70. लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है 1 किलोमीटर, चेंज कर लो मीटर में, तो इट इज 10 टू द पावर 3 मीटर हो गया. एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके. तो इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई कर लेना है. सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जार 63 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू ये वाला एक जीरो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 10 टू द पावर -30, और ये ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बोलो, 20
2 है ना, 19 प्लस 3 22। ओके, तो 63 डिवाइडेड बाई 1.6 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 40। अगर ये 64 होता तो 1.64 या 6.4 होता है ना, तो ये 64 रहेगा तो 40 आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 40 और यहाँ से मिलेगा हमारा 10 टू द पावर -8। तो एक और जीरो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। दिस इज द टोटल मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ गया बोलो, केजी मीटर पर सेकेंड। So this is the total momentum of all the electrons in a conductor having length 1 kilometer carrying a current of 70 ampere। तो इस तरह से हमारा मोमेंटम के बारे में भी अगर पूछ लिया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालने के बारे में पूछ लिया, तो उस तरह का क्वेश्चन भी अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन था जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, कंडक्टर के मटेरियल के साथ रिलेटेड था। तो इसको होपफुली कि अब तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन सब क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग अब कर पाएंगे, है ना। अब चलो दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिखलाते हैं हम लोग। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में आएगा तुम लोगों का, एक कंडक्टर से करंट जो कंडक्ट कर रहा है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इससे पहले भी बहुत बार तुम लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद अगर हम लोग कंसिडर करें तो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ठीक है वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को कैलकुलस यूज करना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालने के लिए हम लोगों को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। जिस टाइम में बोलेगा, जिस इंस्टेंट में बोलेगा वो इंस्टेंट का टाइम पुट कर दो, यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लेकिन एवरेज वैल्यू अगर कभी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो ऑलवेज यू विल बी गिवन अ टाइम इंटरवल। तो उस टाइम इंटरवल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू, उसको हम लोग एवरेज वैल्यू बोलेंगे। तो चलो यहां पर देखते हैं। सपोज एक वैल्यू दिया हुआ है I इक्वल टू इक्वेशन दिया हुआ I इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। अब यहां से तुमको बोल दिया इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एट एन इंस्टेंट ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड के अंदर अगर अच्छा यहाँ एक चीज देख लो पहले, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर Q दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ t, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो उस वक्त हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे dq by dt। dq by dt will give you phi dash t which is called I। अब इस I का दो वैल्यू होगा, एक होता है एवरेज वैल्यू, एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए I का वैल्यू निकालेंगे और जो टाइम इंटरवल बोला है उस टाइम के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो I का वैल्यू निकालेंगे dq by dt से डिवाइड करने के बाद जो टाइम इंटरवल बोलेगा, जिस इंस्टेंट में बोला है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पुट कर दो, यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। लेकिन अगर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दिया, इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एवरेज वैल्यू के लिए दो तीन तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ करंट। आई एक निकाल सकते हैं हम लोग डेल क्यू बाई डेल टी, ये निकाल सकते हो, दिस इज वन मेथड। चार्ज फ्लो कितना किया इस इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको कैसे निकालेंगे। चार्ज की इक्वेशन में टी इनिशियल पुट करो, टी फाइनल पुट करो, चार्ज इनिशियल निकल गया, चार्ज फाइनल निकल गया, तो फिर फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाई डेल टी, ये भी तुमको बता देगा एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, या फिर एवरेज वैल्यू दूसरा निकालने का तरीका क्या है, आई एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो करंट का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करो इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है t1 टू t2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डेल टी का मतलब क्या हुआ, ये dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर आएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आएगा, t आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, t2 माइनस t1 विच इज अगेन डेल टी, है ना। तो ऊपर का इंटीग्रेशन करेंगे, करने के बाद डेल टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाता है।
अब ये जो चीज है आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम द ग्राफ, आई और टी का ग्राफ दिया हुआ रहा, सपोज इस तरह से टाइम और करंट का ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज सपोज द ग्राफ गिवन। तो बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल, ये दो टाइम इंटरवल बोल दिया t1 t2, इस इंटरवल के बीच में अगर एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट निकालने के लिए बोला तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये न्यूमरेटर देखो i इंटू डी टी का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम दिस ग्राफ ये एरिया निकालेंगे ना, ये एरिया ही तो हमको बता देगा, इसका एरिया क्या मतलब हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है ना। तो ये ग्राफ का एरिया निकालो, ये एरिया निकालो और इस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, हियर आल्सो वी विल गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, सो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट का मतलब यहां से एक और फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ द ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल टी। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास तीन तरीका है, एक चार्ज के जरिए से निकाल सकते हो, दूसरा इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, तीसरा हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से बोल दिया तुमको चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उल्टा करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कभी दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, आई दिया हुआ रहेगा फंक्शन ऑफ टाइम, i is given as function of time, तो i का मतलब हो गया dq by dt फंक्शन ऑफ टाइम, तो dq इक्वल टू हो गया तुम्हारा फंक्शन ऑफ टाइम इंटू dt, यहां से इंटीग्रेशन कर दो, यू विल गेट द चार्ज। ठीक है, तो जो टाइम इंटरवल के अंदर कितना चार्ज कंडक्ट किया वो चार्ज फाइंड करने के लिए अगर दे देगा तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, q का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ तुमको कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना चार्ज कंडक्ट कर रहा है ये फाइंड करने के लिए दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बोलो, इसको लिखेंगे हम लोग dq by dt, फिर इंटीग्रेशन कर दो q इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन किए, लिमिट पुट कर दो, लिमिट 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के अंदर बोला है, तो i दिया हुआ रहेगा, वहां से q निकालने के लिए बोल सकता है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 2 to 3, लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू निकल आएगा, वैल्यू आएगा तुम्हारा ये हो गया 9, ये हो गया 27, तो 27 प्लस 9 हो जाएगा तुम्हारा 36, माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, दिस इज 12, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, 24 चार्ज है कूलम आ जाएगा, तो 24 कूलम चार्ज फ्लो किया थ्रू द कंडक्टर बिटवीन द टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकेंड, ये एक तरीका हुआ, ये एक टाइप का क्वेश्चन देता है यहाँ से। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है बताओ, करंट का वैल्यू निकालने दे देगा, चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ओके, तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए हम तुम लोगों को क्या बताएं, दो तरह का करंट पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, जो टाइम दिया रहेगा पुट कर दो। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए तीन तरीका है, कोई भी एक तरीका जो तुम्हारे लिए बेस्ट सूट करे, जो सही समझ में आए उसको यूज कर लिया करना। एक एग्जांपल दिखलाते तुम लोगों को, यहां से हमारा एक शॉर्टकट क्रिएट होगा, जनरली जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ रहता है q इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, जनरली हमारा चार्ज का जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट कैलकुलेट करने के लिए जनरली हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है वो ये रहता है, यहां से तुमको बोल देगा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर टाइम दिया हुआ तो ठीक है, टाइम कभी कभी नहीं दिया हुआ रहता है, अब तुमको बोल देगा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, विदाउट गिविंग टाइम एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा तरीका क्या है, देखो विदाउट गिविंग टाइम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो टाइम हमको निकाल लेना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालेंगे, वो टाइम पता करो जिस टाइम के लिए वो करंट कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो करंट स्टार्ट जब करेगा तो टी का वैल्यू 0 होगा, उस टाइम तक वो टाइम निकालेंगे जहां पर करंट का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो यू विल गेट द टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल के अंदर हमको एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है। ठीक है, तो इनिशियल टाइम तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, इनिशियल टाइम तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, t1 तो 0 हो जाएगा, फाइनल टाइम मतलब वो टाइम बताओ जहां पर करंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो पहले करंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं, dq by dt अल्फा माइनस 2 बीटा टी, अल्फा माइनस 2 बीटा टी, दिस इज व्हाट करंट आई। तो अब आई का वैल्यू अगर 0 करते हैं, दिस इक्वल टू अगर हम लोग 0 करते हैं तो टी का वैल्यू यहां से आ जाएगा, फाइनल टाइम कितना आ जाएगा बताओ, दिस इक्वल टू अल्फा बाई 2 बीटा आ जाएगा। तो फिर हमारा टाइम इंटरवल निकल गया, अगर टाइम इंटरवल बताया हुआ रहता तो वो टाइम इंटरवल लेते हुए हम लोग चलते हैं, उस टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक फॉर्मूला को यूज करके। अगर टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ रहता है तो हमारा टाइम इंटरवल खुद से बना लेंगे, कौन सा टाइम इंटरवल, इनिशियल टी इक्वल टू 0
फाइनल टाइम वो टाइम होगा जहां पर करंट का वैल्यू जीरो हो जाए। करंट का वैल्यू जीरो करने के लिए करंट निकालें, जीरो किए, टाइम निकल गया, दोनों टाइम इंटरवल पता चल गया। अब इस टाइम इंटरवल के अंदर हमको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अब डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट तरीका से फॉलो करके निकालता है, हम तुम लोगों को एक दूसरा तरीका बता रहे हैं जो ये वाला है, ग्राफ का तरीका। ये ग्राफ का तरीका से हमारा एक शॉर्टकट क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मैक्सिमम एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा i, ये हो गया हमारा t। अब देखो i इज दिस वन, t इज दिस वन, तो ये हो गया y, ये हो गया x। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर बनेगा y इक्वल टू mx प्लस c। तो m हमारा आ गया नेगेटिव, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो m का वैल्यू आ गया हमारा नेगेटिव माइनस 2 बीटा, c का वैल्यू आ गया पॉजिटिव। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा c का पॉजिटिव वैल्यू, कितना है c का वैल्यू यहाँ पर अल्फा, और ये हो गया तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक वो टाइम जिस टाइम के बाद करंट का वैल्यू जीरो हो जाए। तो जो टाइम के बाद करंट का वैल्यू जीरो होता है वो टाइम हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, विच इज अल्फा बाई 2 बीटा। ठीक है, तो अब बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताएं, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एरिया ऑफ द ग्राफ निकाल लेंगे, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस पोर्शन का एरिया निकालो और जो टाइम इंटरवल आया है इस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। तो अब बताओ तुम लोग एरिया ऑफ दिस ग्राफ क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस ये हुआ, हाइट ये हुआ, डिवाइडेड बाई कौन से टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है, यही तो टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। तो फिर अल्टीमेटली आएगा क्या बताओ, आई एवरेज इक्वल टू ऊपर का निकालो एरिया, एरिया आएगा तुम्हारा हाफ इंटू बेस का मतलब हो गया अल्फा बाई 2 बीटा इंटू हाइट हो गया अल्फा डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल विच इज अगेन अल्फा बाई 2 बीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा बाई 2। तो मैक्सिमम क्या करता है सब कोई, मैक्सिमम तक कोई क्या करता है, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस तरह का इक्वेशन अगर दिया हुआ है, इक्वेशन को लेकर के घूमता रहता है, डेरिवेटिव करेगा, करंट का वैल्यू जीरो करेगा, फिर वहां से करंट निकालेगा, फिर करंट का वैल्यू आने के बाद यहाँ पर पुट करता है, फिर टाइम इंटरवल के अंदर फिर से इंटीग्रेशन करेगा, इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशन करता चला जाएगा, या फिर हम लोग को इनिशियल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, फाइनल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यू का वैल्यू टी इनिशियल जीरो पुट करके पहला चार्ज निकाल लो, फिर टी का वैल्यू ये जो आया हमारा अल्फा बाई 2 बीटा ये पुट करे, फिर फाइनल चार्ज निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाले, टाइम से डिवाइड किए, देन फाइनली यू विल गेट द आंसर। हमें क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया अल्फा बाई 2, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, सॉरी अल्फा का वैल्यू यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, दिस इन दिस इक्वेशन दिस वन इज अल्फा, सो एवरेज वैल्यू इज अल्फा बाई 2। एज फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं, तुम लोगों को एक इक्वेशन क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज q इक्वल टू से 2t माइनस 4t स्क्वायर, ये दिया हुआ इक्वेशन। अब यहां से तुमसे पूछ लिया फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करो, dq बाई dt क्या मिल जाएगा 2 माइनस 8t, यही ना करंट हो गया। जो कि टाइम इंटरवल यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हमको टाइम इंटरवल खुद से निकाल लेना पड़ेगा। तो इनिशियल टाइम हमारा जीरो होगा, फाइनल टाइम वो टाइम होगा जहां पर करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो करंट यहाँ पर जीरो करोगे तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा कितना, फाइनल टाइम। फिर ये मेथड से भी निकाल सकते हो, और अगर आई का वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इस तरह का फॉर्म अगर आ जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू कितना होगा अल्फा बाई 2, अल्फा का वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 बाई 2 कर दो, योर आंसर विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन देखते के साथ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिखलाते तुम लोगों को। तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अगर देगा तो यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, शॉर्टकट भी पता चल गया तुम लोगों को, लॉन्ग कट भी पता चल गया है, मेथड भी पता चल गया है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। करंट दिया रहेगा, चार्ज निकालने के लिए बोलेगा, चार्ज दिया हुआ रहेगा, करंट निकालने के लिए बोलेगा, कोई एक चीज कैलकुलेट करने के लिए देगा, तो हम लोग अब दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन करंट, करंट के ऊपर सॉरी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। सो RT इक्वल टू R नॉट, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक T नॉट, T नॉट, T नॉट लिखो यहां पर, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नॉट।
सो ये T क्या है और T नॉट क्या है? तो RT naught is the temperature of a conductor at any temperature T naught, and RT is the temperature of the conductor at any temperature T, where T naught is called the reference temperature, or it is known as the base temperature. Base temperature is that temperature at which a conductor is supposed to be made. तो कोई रेजिस्टेंस को हम लोग जिस टेम्परेचर पर बनाते हैं कोई कंडक्टर को, तो उस वक्त जो उसका रेजिस्टेंस होता है उस बेस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कंसीडर किया जाता है, जिसको हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर या बेस टेम्परेचर बोलेंगे। बट जनरली हम लोगों को बेस टेम्परेचर दूसरा कुछ नहीं लेना पड़ता है, हमारे पास जितना ज्यादातर क्वेश्चन जो देता है जनरली वहां पर बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड देता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हुए चलते हैं। ओके, तो अगर हमारा बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इफ T नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड कैपिटल T को मान लो कैपिटल T स्मॉल t कुछ भी मान लेते हैं, देन आवर फॉर्मूला बिकम्स RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। ये इक्वेशन आ जाता है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट बेसिक फार्मूला जो है ये ऊपर वाला है। तो ये यहाँ से एक रिलेशन मिल गया RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर फॉर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यूजुअली कंडक्टर के लिए ये पॉजिटिव होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों को बता रहे जो एम्स 2004 में आया हुआ था, एम्स 2004 में आया हुआ था। ये तुम्हारा क्वेश्चन है एम्स 2004। क्वेश्चन क्या है? एक ग्राफ दे दिया है, एक ग्राफ दिया हुआ है किसका? रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हो गया, यहां पर तुम्हारा रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद टेम्परेचर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या है? देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो एक रिलेशन हमारा आता है इस तरह से, एक रिलेशन आता है वेरिएशन का इस तरह से, और एक रिलेशन आता है इस तरह से। ये तीन अलग अलग रिलेशन है। इन तीनों के लिए किसके लिए कौन सा ग्राफ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों को याद रखना है। ये होगा तुम्हारा कंडक्टर्स के लिए, गुड कंडक्टर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, गुड कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता है। कंडक्टर अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता है या रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ओके, तो ये होता है हमारा गुड कंडक्टर के लिए ग्राफ, एंड दिस वन इज द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर्स, और ये होता है हमारा अलॉय के लिए, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर द अलॉय एंड दिस वन इज द ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ होता है, ये याद रखना तुम लोग। या फिर हम लोग कार्बन के लिए भी अगर पूछे, कार्बन के लिए भी यही ग्राफ होता है, ये भी याद रखोगे तुम लोग। कार्बन या सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ये होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि ये ग्राफ का नाम दे दिया था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ग्राफ पूछ लिया था। ये 3 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सेमीकंडक्टर्स के लिए है ये बता दो। तो हमारे सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ये वाला होगा, गुड कंडक्टर के लिए ग्राफ ये वाला होगा, अलॉय के लिए ग्राफ ये वाला होता है। अलॉय का अल्फा का वैल्यू टाइम टेम्परेचर चेंज करने की वजह से चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मींस अलॉय के लिए रेजिस्टेंस ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, अलॉय के लिए रेजिस्टेंस ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, ये याद रखना। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ होगा, गुड कंडक्टर्स के लिए ग्राफ होता है। ये ग्राफ के लिए है, क्वेश्चन याद रखोगे। अब यहां से बताते हैं, देखो अगर बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते तो हमारा रिलेशन ये बनेगा। अब यहां से हम लोगों का अल्फा का कुछ रिलेशन आ जाता है। अल्फा का एक रिलेशन आएगा तुम्हारा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू T, ठीक है। एक और रिलेशन आएगा, ये भी रिलेशन बता देते हैं। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पर दिया हुआ है तो अल्फा का वैल्यू आएगा तुम्हारा एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर अगर वैल्यू कभी दिया हुआ रहता है तो ये याद रखना, इसका वैल्यू हमारा आएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू डेल टी, डेल टी मीन्स T2 माइनस T1। ओके, तो अगर यहां पर हम लोग लिखते हैं फॉर वन टेम्परेचर दिस इज R1 T1, दूसरा टेम्परेचर के लिए R2 T2, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों को इक्वेट करो, सिंप्लीफाई करो, अल्फा इक्वल टू ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो
प्रूफ नहीं दिखला रहे, हमारा डायरेक्ट रिलेशन याद रखोगे। और एक रिलेशन याद रखोगे, अल्फा का एक और फॉर्म रहता है, उसको भी याद रखो। जो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो दिस कैन बी ऑल्सो सिंप्लीफाइड R2 माइनस R1 इंटू R1T2 माइनस R2T1। ये रिलेशन भी है जो जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन भी है जिसको जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन भी है जिसको जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा बहुत लेंथी हो जाता है, उस लेंथी क्वेश्चन को हम लोग इस रिलेशन से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टर के लिए ये वाला है। तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होता है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू T2 माइनस T1। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिखलाते हैं तुम लोगों को, इस वैल्यू के ऊपर बेस करके हम लोग कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तुम्हारा सपोज एक क्वेश्चन आ गया था जो AIEEE 2007 में आया हुआ था। AIEEE 2007 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, the resistance of a wire is 5 ohm at 50 degree centigrade and 6 ohm at 100 degree centigrade, then what is the resistance at 0 degree centigrade। दो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है, तीसरा टेम्परेचर का फाइंड करने के लिए बोलता है। तो पहले कौन सा टेम्परेचर का दिया हुआ है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर पहले वैल्यूज को सजा लो। ठीक है, अब बोलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस हमको बता दिया है 5 ओम, ये बता दिया है 5 ओम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस बता दिया है 6 ओम, ये बता दिया है 6 ओम। हमको ये निकालना है, R0 निकालना है, इसका निकालना है। तो जो टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लो, सजाने के बाद जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जहां दिया हुआ है पुट कर दो, उसके बाद ये रिलेशन यूज करो, ये रिलेशन यूज करो। अल्फा तो सबके लिए सेम होगा, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है लेकिन अल्फा चेंज नहीं होता है। तो ये रिलेशन यूज करो, इन दोनों के लिए अगर यूज करोगे तो यहाँ पर हो गया R2 माइनस R1, ये R2 है ये R1 है, तो R2 माइनस R1 यूज करो। ठीक है, तो R2 माइनस R1 कितना आ गया बोलो, 5 माइनस R0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R1 ये वाला हो गया पहले। ठीक है ना, ये हो गया R1 इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कितना हो गया बताओ, 50 माइनस 0। ओके, अब इसके साथ ये रिलेशन यूज करोगे ताकि नीचे में R0 इसके लिए भी आ जाए, R0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 0। ओके, तो देखो ये R0 कैंसिल हो गया, यहाँ रहा 50, यहाँ रहा 100, 50 और 100 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा हो गया यहाँ पर 10 माइनस 2 R0 इक्वल टू 6 माइनस R0। तो R0 का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 4 ओम। हमारा आंसर देखो कितना छोटा कैलकुलेशन में हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको हम लोग यूज करेंगे, ऑलवेज यूज करना, इस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को दे रहे हैं, तुम लोग ट्राई करना, ट्राई करने के बाद फिर आगे बढ़ना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 ओम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर दिया हुआ है, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है कितना, 20 ओम। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 ओम दिया हुआ है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर 20 ओम दिया हुआ है। तुमको फाइंड करने के लिए बोल दिया है वो टेम्परेचर बता दो जिस पर रेजिस्टेंस 25 ओम होगा। तो अगर 20 और 60 के बीच में 25 ओम है तो टेम्परेचर भी इन दोनों के बीच में ही होगा, है ना। तो इस टेम्परेचर का असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लिए, इस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, जस्ट इसका उल्टा है। सेम रूल फॉलो करो, सेम रूल फॉलो करना, ये वाला क्वेश्चन यूज करो, पैटर्न बता दिए हैं, इसको यूज करना, यूज करके सिंप्लीफाई करना, देखना तुम्हारे 2 लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। ये तुम लोग खुद से करना, फिर आगे बढ़ना। ओके, अब चलो ओम्स लॉ में आते हैं हम लोग। ओम्स लॉ में सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा VI ग्राफ क्या है और IV ग्राफ क्या है, वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। किस तरह से हम लोग ओम्स लॉ में देखते हैं वोल्टेज और करंट का ग्राफ, करंट और वोल्टेज का ग्राफ, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो
ओम्स लॉ में क्या होता है, देखो हम लोग वी आई ग्राफ देखेंगे। ओम्स लॉ मींस आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। लॉ हम लोगों को पता है, टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तभी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, एंड दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर नॉट फॉर सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो यहां से हम लोग वेरिएशन साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू आई इंटू आर आता है, तो v बाई आई यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, v बाई आई ऑलवेज r मिलेगा, और i बाई v मिलेगा 1 बाई r। ओके, अब देखो v आई ग्राफ, v वर्सेस i ग्राफ, v वर्सेस i ग्राफ में क्या होगा, दिस इज v, दिस वन इज i। ग्राफ बता दो किस तरह का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। यहां से अगर हम लोग निकालेंगे, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया m, तो y इक्वल टू mx, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, ये एंगल हो गया थीटा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। स्लोप का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा। स्लोप निकालोगे तो r निकल जाएगा। ओके, आईवी ग्राफ के बारे में बोलो, i यहां पर रहेगा, v यहां पर रहेगा। सो आईवी ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो वो भी i इक्वल टू 1 बाई आर भी हो जाएगा, i इक्वल टू 1 बाई आर भी हो जाएगा। दैट इज अगेन i को y से रिप्रेजेंट करो, v को x से रिप्रेजेंट करो, y इक्वल टू mx, अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट नाउ द स्लोप बिकम्स इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो tan थीटा मतलब स्लोप का वैल्यू रखोगे 1 बाई आर, ये याद रखना। ओके, अब देखो अगर क्वेश्चन ये देता है वी ग्राफ के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर है, एक T1 पर है, एक T2 पर है, ये θ1 दिया हुआ है, ये θ2 दिया हुआ है। अब बता दो कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, कौन सा टेम्परेचर छोटा होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ स्लोप जिसका बड़ा है, स्लोप जिसका बड़ा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो स्लोप किसका ज्यादा है, बिकॉज वी ग्राफ में स्लोप किसको बताता है, आर को बताता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, so r2 is greater than r1, r2 is greater than r1. That means the temperature T2 will be greater than T1, because for a conductor we know with the increase of temperature resistance increases, resistance बढ़ गया मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, so T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा होगा। बट इन दिस केस अगर ग्राफ दिया हुआ होता I versus V, T1 T2, दिस एंगल θ1, दिस एंगल θ2, तो फिर यहाँ पर बता दो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज यहाँ पर स्लोप का वैल्यू 1 बाई आर के बराबर होता है ना। तो अगर tan θ2 ज्यादा है तो 1 बाई r2 ज्यादा होगा, दैट इज r2 कम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे r2 लेस देन r1, r2 अगर r1 से कम होता है तो T2 लेस देन T1, यहाँ पर T1 बड़ा हो गया, T2 छोटा हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस ग्राफ ये कुछ लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, पूछ सकता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था तुम लोगों के एग्जाम में इससे पहले, वी ग्राफ या आईवी ग्राफ, दोनों के लिए ये वाला क्वेश्चन है, याद रखना। वी ग्राफ में सिर्फ ये याद रखेंगे, ये अगर T1 है ये T2 है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ था, ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो यहाँ से एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा हाउ डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा के साथ कैसे वेरी करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एज T इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा ना, T is proportional to resistance and resistance is proportional to tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देखो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, है ना। तो T is proportional to tan थीटा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं because T is proportional to R। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्लोप बढ़ जाएगा, दैट इज tan थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो यहाँ से बता दो T2 माइनस T1 अगर करते हैं, T2 माइनस T1 अगर करते हैं इस प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए tan थीटा माइनस इसके लिए tan थीटा, तो इसके लिए tan 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बताओ, cot थीटा, दिस इज माइनस tan थीटा। तो cot थीटा माइनस tan थीटा को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन तुम लोग खुद से कर लेना, cos बाई साइन, साइन बाई cos, cos बाई साइन, साइन बाई cos, ये मैथ्स का पार्ट है, एलसीएम ले लोगे तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा cos थीटा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया cos 2 थीटा, नीचे हो गया sin 2 थीटा, cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू cot 2 थीटा। तो T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और याद रखोगे इसमें से, अगर ग्राफ VI नहीं दिया हुआ हो
तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर अगर आई भी ग्राफ कर देगा तो वो लोग क्या करता है, बोलेगा कि हाँ सर इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस अगर यहाँ पर cot 2 थीटा आया था तो ग्राफ चेंज कर दिए तो यहाँ पर tan 2 थीटा आ जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट, ये याद रखोगे, आंसर दोनों के लिए यही आता है, चाहे वो वी आई ग्राफ हो या आई वी ग्राफ हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निकालोगे तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ऑब्वियसली T1 ज्यादा होगा। ये एंगल अगर हम लोग लिखेंगे थीटा, ये थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/tan थीटा, है ना। इसका स्लोप हो जाएगा कितना, 1/r, स्लोप इज 1/r, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/tan थीटा। 1/tan थीटा मींस cot थीटा, और इसके लिए स्लोप अगर निकालोगे तो 1/r आएगा। 1/r का मतलब कितना हो गया बोलो, 1/r को उलट देंगे तो ये वाला हो गया tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा। अगर उलट दोगे तो यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा, तो जहाँ tan था वहां cot आ गया, जहाँ cot था वहां tan आ गया। तो डिफरेंस निकालोगे तो cot माइनस tan निकालो या tan माइनस cot निकालो, अल्टीमेटली आएगा तो cot 2 थीटा ही, है ना। तो आईवी ग्राफ देने का मतलब यहाँ tan नहीं होगा, उसके लिए भी cot होगा, दोनों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होता है कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो ये अलग अलग कंडक्टर के लिए अगर हमको कंपेयर करने के लिए दे देगा रेजिस्टेंस, दो अलग अलग कंडक्टर के लिए लेंथ अलग अलग है, एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, उसके रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए हम लोगों को दे दिया है। तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, सपोज अच्छा उससे पहले एक चीज और है, ये भी देखते हुए चलो तुम लोग। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो यहां से हम लोग ए के साथ बोलते हैं डायरेक्टली वेरी करेगा, एरिया के साथ इनवर्सली वेरी करता है। रो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल कांस्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन यहां से आता है, ये याद रखना तुम लोग। सपोज एक होलो सिलेंडर दिया हुआ है, होलो सिलेंडर लाइक दिस, तो इसका क्रॉस सेक्शन को हम यहां दिखला रहे हैं इस तरह से, क्रॉस सेक्शन ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसका ये अंदर का रेडियस है, अंदर होलो है, अंदर खाली है, ठीक है। तो ये पोर्शन तुम्हारा सिर्फ ये पोर्शन सॉलिड है। तो दिस वन इज सपोज एक्सिस। तो यहाँ दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और एक ये दो पॉइंट कंसीडर करो ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इन दोनों का फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका अंदर का रेडियस मान लो ए है और बाहर का आउटर रेडियस मान लो बी है, तो ये जो पोर्शन होगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है। अब देखो जब रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बोलेगा, रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू जब निकालने के लिए देगा तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। रो मटेरियल के लिए हो गया दिस वन, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर मान लेते हैं हम लोग, दिस वन इज एल, एल इज सपोज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरिया वो एरिया होगा जहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, जहां से करंट कंडक्ट करेगा, तो वो एरिया ये वाला एरिया है, एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यानी पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। बट इन केस ऑफ ए एंड बी जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक वेरी थिन शेड कंसीडर करो, थिन शेड कंसीडर करो ऑफ थिकनेस dr या ऑफ थिकनेस dx मान सकते हो, ठीक है। वो dx थिकनेस का एक स्मॉल शेल जो आएगा उसके लिए रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग, r ए और बी पॉइंट के बीच में निकालेंगे, रो इंटू एल बाई ए, एल बाई ए। तो उसका एल जो होगा ये वेरी स्मॉल थिकनेस, करंट यहां से वहां जा रहा है, करंट यहां से उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा पतला पतला शेल हम लोग कंसीडर करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करके रखें सीरीज में, करंट पेनिट्रेट करता हुआ यहां से यहां निकल जा रहा है, ओके। तो वेरी स्मॉल थिकनेस अगर कंसीडर करते हो, उसका लेंथ हो गया dx, अब वो शेल का अंदर के हिसाब से सोचो, इस तरह से सोचो, शेल का ये वेरी स्मॉल थिकनेस 20 से लो, ये पूरा एरिया जहां से करंट अंदर से बाहर निकलेगा, तो पूरा सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, पूरा सरफेस का एरिया निकालने के लिए इनर सरफेस एरिया या आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला बोलो तो,
टू पाई आर इंटू एल, है ना। तो यहाँ पर टू पाई आर इंटू एल लेंगे, एक्स डिस्टेंस में मान लो ये वाला, तो इसका टू पाई आर कितना हो जाएगा, टू पाई एक्स इंटू लेंथ कितना हो गया एल। तो टोटल के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे, एक्स का वैल्यू कहां से कहां होगा, यहां से लेकर के यहां तक होगा, दैट इज ए टू बी इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो यहां से हम क्या मिलेगा बताओ, पाई डिवाइडेड बाई टू पाई एल, सॉरी रो डिवाइडेड बाई टू पाई एल, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा तुम्हारा ln x, इसमें लिमिट पुट कर देना a टू b, तो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई टू पाई एल ln b बाई a। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ होलो सिलेंडर। याद रखोगे, एक होलो सिलेंडर के लिए कभी भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो दो में से एक कंडीशन दिया हुआ रह सकता है, या बोलेगा तुमको बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, या बोलेगा एक्सिस इंटरनल और आउटर, एक्सिस और बाहर का जो एंड है इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। तो दोनों का फॉर्मूला बता दिए, जो वैल्यू आएगा क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना एंड गेट द आंसर। दूसरा होता है अगर एक पैरेलल पाइप रहा, सपोज एक पैरेलल पाइप रहा, दिस वन इज सपोज अ पैरेलल पाइप, इसका डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इज से लेंथ L, दिस इज सपोज ब्रेथ B एंड दिस इज से हाइट H, ठीक है। तो लेंथ मान लो सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रेथ है, उसके बाद हाइट है। तो किसी एक लेंथ के अक्रॉस अलोंग द लेंथ रेजिस्टेंस निकालने बोल सकता है, अलोंग द ब्रेथ रेजिस्टेंस निकालने बोल सकता है, अलोंग द हाइट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो इनटू एल बाई ए। एल हो गया लेंथ, जिस लेंथ के अलोंग तुमको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, जैसे मान लो इस लेंथ के अलोंग बोला है तो ये लेंथ पकड़ेंगे, और ए का वैल्यू कौन सा वैल्यू लोगे, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहां से करंट कंडक्ट करेगा, दैट विल बी ए, ओके। सो अलोंग लेंथ जब हम लोग पकड़ रहे हैं देखो, तो ये हो गया तुम्हारा एल, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहां से करंट कंडक्ट करेगा, इस तरह से उस तरफ चला जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो, बी इंटू एच। जब हम लोग B को लेंथ पकड़ रहे हैं, B को लेंथ पकड़ रहे हैं, तो उस वक्त ये सामने वाला एरिया जो है यहाँ से करंट देखो इंटर करेगा इस तरह से, और वहां से निकल के चला जाएगा, है ना। तो फिर ये एरिया हम लोग लेंगे A, L इंटू H, और जब हम लोग H को लेंथ कंसीडर कर रहे हैं तो उस वक्त देखो नीचे से इंटर करेगा करंट, ऊपर से निकल जाएगा, तो उस वक्त एरिया हो जाएगा दिस वन, L इंटू B, ठीक है। तो अब इससे ये पूछ सकता है तुम लोगों से कि कौन से लेंथ के अलोंग कंसीडर करने से रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल पाइप सबसे ज्यादा होगा। तो उसके लिए याद रखोगे रो इनटू एल बाई ए होता है, तो आर का वैल्यू एल के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ए के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो जहां पर देखेंगे एल का वैल्यू ज्यादा है और ए का वैल्यू कम है, वहां पर आर का वैल्यू ज्यादा होगा। जिस केस में देखना एल सबसे ज्यादा होगा, एल मैक्सिमम, और एरिया सबसे कम होगा, वहां पर आर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। और जहां एल का वैल्यू सबसे कम है और एरिया सबसे ज्यादा है, वहां पर आर का वैल्यू सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं अलोंग लेंथ, अलोंग लेंथ, अलोंग लेंथ रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, आर एल लिखते हैं हम, ठीक है। आर एल मतलब लेंथ के अलोंग, एल को अभी लेंथ पकड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला रो इनटू एल डिवाइडेड बाय, उस वक्त एरिया कौन सा लेंगे हम लोग, बी इंटू एच, जिस एरिया से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकलेगा, कंडक्ट कर रहा है, मतलब करंट यहां से कंडक्ट कर रहा है। फिर लो अलोंग ब्रेथ, अलोंग ब्रेथ, अलोंग ब्रेथ का मतलब हो गया आर बी, तो उस वक्त हो गया बी हो गया तुम्हारा लेंथ के बराबर। तो अगर बी लेंथ हो जाएगा तो करंट यहां से इंटर करेगा, वहां निकलेगा, तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच, ठीक है। फिर अलोंग हाइट, अलोंग हाइट लोगे तो आर एच मानते हैं हम लोग, तो रो एच को लेंथ मान लेंगे, अगर एच लेंथ होगा तो नीचे से इंटर कर रहा, ऊपर से निकल जा रहा है, तो फिर एरिया होगा एल इंटू बी, है ना। तो अब यहां पर बता दो सबसे कम एरिया कौन सा था और सबसे ज्यादा एरिया कौन सा था। तो इस केस में देखोगे एल सबसे ज्यादा है और एरिया सबसे कम है ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। इस केस में देखोगे तो एच सबसे छोटा है और लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस याद करो, याद रखना यहाँ पर आएगा, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा। अच्छा एक चीज यहाँ से देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज तुम लोगों को मिलेगा, तो ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम अगर इसका रेशियो करोगे तो रेशियो क्या मिल जाता है तुम लोगों को, देखो आर मैक्सिमम होगा रो इंटू एल बाई बी एच, रो इंटू एल बाई बी एच, आर मिनिमम होगा तुम्हारा रो इंटू एच बाई एल बी,
रो इंटू एच बाई एल बी, है ना। तो रो कैंसिल हो गया और यहाँ से बी भी कैंसिल होगा, एल ऊपर चला जाएगा और एच नीचे चला आएगा, तो इट इज एल बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एल हो गया सबसे बड़ा लेंथ, एच हो गया सबसे छोटा लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ बाय मिनिमम लेंथ का होल स्क्वायर जो आएगा वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बाय मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम लेंथ बाय मिनिमम लेंथ, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से देखो जैसे क्वेश्चन आया था तुम लोगों को, ये दिखलाते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा पीएमटी 2007 में आया हुआ था, दिस इज पीएमटी 2007 में आया हुआ था। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एक पैरेलल पाइप दिया हुआ है, उसका डायमेंशन बता दिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, द डायमेंशन ऑफ अ पैरेलल पाइप दे दिया हुआ है। अब यहां से तुमसे पूछा कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा और जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो बता दो। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो बता दो, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो बता दो। तो हमारा रिलेशन क्या है, अब हम लोग विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन आंसर बता सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होता है, मैक्सिमम लेंथ बाय मिनिमम लेंथ का होल स्क्वायर, है ना। तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर कौन होगा 3, मिनिमम कौन होगा 1, तो 3 by 1 का होल स्क्वायर कर दो, आंसर इज 9:1। इन वन स्टेप यू विल गेट द आंसर। तो आई थिंक अब तुम लोगों का डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर दिया हुआ रहा, तो उसके किसी भी लेंथ के अलोंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैक्सिमम अगर बोला तो मैक्सिमम भी हम लोग निकाल सकते हैं, मिनिमम अगर बोला तो मिनिमम भी निकाल सकते हैं, और अगर उस शेप ऑफ बॉडी के लिए मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पूछ लिया तो वो भी निकाल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो इसके आगे आएगा तुम लोगों का, देखो एक वायर को अगर हम लोग दो अलग अलग वायर दिया हुआ है, उसके रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए दिया, तो रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कंपेयर मींस रेशियो, दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द रेशियो। ओके, लेकिन अगर एक ही वायर को स्ट्रेच करने के लिए बोल दिया, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड इन दैट केस हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंजेस। अगर एक वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो एक वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, इफ a wire is stretched, तो इन दैट केस याद रखना उसका रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी करता है। इसको अगर पाई आर स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पर r टू द पावर 4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस रेडियस ऑफ द वायर के साथ 4th पावर ऑफ द रेडियस के साथ इनवर्सली वेरी करता है, लेंथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। तो यहाँ से अगर बोलेगा लेंथ को डबल कर दिए हम लोग तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, resistance becomes 4 times। ठीक है, तो if length increases by n times then resistance becomes n square times। okay, length increases by, नोट डाउन कर लेना तुम लोग, अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ जाता है, स्ट्रेच कर देते हैं तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे लेंथ को 2 गुना कर दिया हम लोग, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया हम लोग, रेजिस्टेंस बिकम्स 9 टाइम्स। और दूसरा क्वेश्चन यहां से देता है वेरी स्मॉल चेंज in resistance percentage change equal to twice of percentage change in length, मतलब लेंथ को जितना परसेंट चेंज करोगे रेजिस्टेंस उसका डबल चेंज हो जाएगा। लेंथ 1% इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस 2% इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ 1% डिक्रीज करोगे रेजिस्टेंस 2% डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर ये वाला चेंजेस होता है विद इन 5% के लिए होता है, दीज आर एप्लीकेबल फॉर विद इन 5%। 5% से अगर ज्यादा हो जाए तो फिर इन रिलेशंस को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। फिर उस वक्त जैसे 10% के लिए या फिर 20% के लिए जनरली क्वेश्चन देता है तो उसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, याद रखोगे अगर लेंथ 10% इंक्रीज करता है, 10% इंक्रीज कर देता है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, लेस देन 5% के लिए हम लोग लेंथ जितना परसेंट इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उसका डबल इंक्रीज करेगा, लेंथ जितना परसेंट डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उसका डबल डिक्रीज करेगा, ये रिलेशन है ना। लेकिन अगर 5 से ज्यादा हो गया, मल्टीपल ऑफ 10 हो गया, अगर मल्टीपल ऑफ 10 के लिए डायरेक्ट हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे, ये देखो, तो मल्टीपल ऑफ 10 के लिए डबल नहीं होगा, इंक्रीज करने में डबल से ज्यादा इंक्रीज होगा और डिक्रीज करने में डबल से कम डिक्रीज होगा। फिर से बोल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 10 का भी दिया हुआ रहा या 10% से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन दिया रहा, 10%, 20%, 30%, तो याद रखना
इन जनरल लेंथ जितना चेंज करते हैं रेजिस्टेंस उसका डबल चेंज होता है, बढ़ाने से डबल बढ़ेगा, घटाने से डबल घट जाता है। बट अगर मोर ज्यादा परसेंटेज चेंज हो गया, 5% से ज्यादा हो गया, तो याद रखना बढ़ाने से डबल से ज्यादा बढ़ेगा और घटाने से डबल से कम घटेगा। बढ़ाने से डबल से ज्यादा बढ़ेगा, घटाने से डबल से कम घटेगा। तो वो जो ज्यादा या जो कम हो रहा है अगर वो पता चल जाए तो आंसर बोल सकते हैं। तो वो ज्यादा या कम क्या होगा याद रखना, ये जितना परसेंट लेंथ को बढ़ाने या घटाने की बात बोल रहा है उसका जीरो बात देने के बाद जो इंटीजर बचा हुआ रहेगा 10%, 20%, 30%, 40%, उसके लिए इंटीजर क्या बचा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 ये सब बचा हुआ रहेगा ना। ये इंटीजर का स्क्वायर, बढ़ाने से वो ज्यादा जो बढ़ रहा है कितना होगा, इस इंटीजर का स्क्वायर करके बढ़ाने से ज्यादा में ऐड कर दोगे, घटाने से कम होगा उतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एज फॉर एग्जांपल अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा, पहले इसको डबल करेंगे, डबल तो होगा ही, डबल में कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा क्या होगा, ये 1 जो है उसका स्क्वायर होगा, तो 20 प्लस 1 21% इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम बोलते लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं 10%, तो फिर रेजिस्टेंस डबल से कम होगा, डबल से कम होगा, इसका डबल करो 20 में से कुछ माइनस करना होगा, वो कुछ कितना है, ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 19% कम हो जाएगा। अगर लेंथ 20% इंक्रीज कर रहा है तो फिर रेजिस्टेंस डबल से कुछ ज्यादा होगा, डबल करो 40, कुछ ज्यादा कितना, यहाँ पर नंबर इंटीजर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, तो 40 में 4 ऐड कर दो 44% इंक्रीज कर जाएगा। अगर लेंथ बोला 20% डिक्रीज कर दिए तो फिर रेजिस्टेंस घट जाएगा, डबल से कम घटेगा तो डबल से कुछ माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना करेंगे 2 स्क्वायर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 36% घट जाएगा। ओके, होपफुली अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो तुम लोग इजी बना सकते हो। तो अगर 50% इंक्रीज करने की बात होती तो फिर हम लोग क्या करते, 50% इंक्रीज तो डबल करो 100 से कुछ ज्यादा कितना 5 स्क्वायर, तो 125% हो जाएगा। अगर कम करने की बात होगी तो डबल करो 100 से कुछ कम कितना 5 स्क्वायर, तो 100 माइनस 25 75% हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से भी तुम लोगों को एक शॉर्टकट मिला जिससे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग वेरी इजीली कर सकते हैं। ओके, अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समटाइम्स तुमसे पूछ लेता है कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर हम लोग सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हम लोग जानते हैं रिलेशन, सीरीज के लिए होगा, सीरीज के लिए हो गया तुम्हारा इस तरह से रेजिस्टेंस अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके रखेंगे R1 R2 R3 तो RS का वैल्यू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रहा तो 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, तो RS का वैल्यू होगा n टाइम्स ऑफ R, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में रखेंगे तो n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। यहां से एक और चीज निकल जाएगा तुम्हारा, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर लॉ। वोल्टेज डिवाइडर लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है, टोटल वोल्टेज अगर V होगा तो इसमें V1 V2 V3 इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो V1 V2 V3 किस तरह से डिवाइड होता है तो उसके लिए हम लोग याद रखेंगे वोल्टेज डिवाइडर लॉ। वोल्टेज डिवाइडर लॉ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है in the direct ratio of the resistances, because V1 equal to I R1 I R2 I R3, I remains unchanged, so it becomes R1 R2 R3। तो R1 R2 R3 का जो रेशियो होगा वही वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट डिवाइड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, तो करंट के लिए याद रखोगे R1 R2 R3, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, तो 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर हुआ फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस Rp इक्वल टू R by N हो जाएगा। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में R by N हो जाता है, और अगर दो रहा for two resistances तो Rp इक्वल टू आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, अब देखो यहां से हम लोग करंट डिवाइडर लॉ, करंट डिवाइडर लॉ ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे तुम लोगों को इसका एग्जांपल दिखाएंगे किस तरह से होता है।
तो करंट का सिर्फ रिलेशन याद रखो, I1 I2 I3, तो ये रिलेशन होगा क्या बोलो, 1/R1 1/R2 1/R3, इस रेशियो में डिवाइड होता है बिकॉज V सेम रहता है और I इक्वल टू V/R1 V/R2 V/R3, तो रेशियो हमारा ये चला आएगा। तो कभी अगर दिया हुआ है यहाँ एक करंट डिवाइड हुआ नंबर ऑफ ब्रांचेस में, तो एक एक ब्रांच का करंट बता दो, ये रेशियो यूज करेंगे। वोल्टेज डिवाइड हुआ तुम्हारा सीरीज में, तो एक एक ब्रांच का एक एक पार्ट का एक एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज बता दो, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल तुमको बताते हैं, देखो ये सपोज 3 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग और एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है। ठीक है, तो x एंड y आर टू एंड पॉइंट्स। अब ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, ये है 3 ओम, ये सारा हो गया तुम्हारा 20 30 60 ओम, ये हो गया तुम्हारा 24 ओम, दिस इज 8 ओम एंड दिस वन इज 1 ओम। अब तुमको बता दिया इसके अक्रॉस वोल्टेज दे दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 48 वोल्ट, दिस इज 48 वोल्ट। और तुमसे पूछ लिया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x एंड y, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस माने एक्चुअल जो टोटल वोल्टेज था ये सब में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये वोल्टेज ही बता दो कितना होगा। तो फिर हम लोग इसको कैसे बताएंगे, देखो अगर जनरल मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे तो इट बिकम्स वेरी लेंथी। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करंट आया, आने के बाद डिवाइड हुआ, फिर यहाँ करंट डिवाइड हुआ, इसका करंट निकालेंगे, इसके करंट के साथ अगर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज निकलेगा, ये करंट से फिर यहाँ करंट निकलेगा, यहाँ करंट निकलेगा, सारा मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम लोगों को इसको कैसे बनाना है, लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना है, वोल्टेज डिवाइडर लॉ यूज करेंगे। यूज करके देखो एक लाइन के अंदर हम लोग कैसे बनाते हैं। ये सारा रेजिस्टेंसेस किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इन तीनों को मर्ज करके एक बना दो, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन दोनों को मर्ज करके एक बना दो, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 है ना। जो बहुत सारा पैरेलल में उसको मर्ज करके एक बना दो, क्योंकि हर एक का वोल्टेज तो सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका भी हर एक का वोल्टेज सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और कॉम्बिनेशन जो होगा उसका भी वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, तो इन तीनों को मर्ज करो, कितना होता है बताओ। 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत जगह आएगा, याद रखना 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है प्रोडक्ट बाय सम 18/9 2 आ जाता है। 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आता है, ऑलवेज याद रखना, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। तो 60 और 30 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 20 आएगा, तो ये हुआ 20 के साथ 20 पैरेलल में रहेगा। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए बताएं R/N होता है, दोनों 20 है, 2 है तो 20/2 कर दो, 10 हो जाएगा। तो ये तीनों का मिलाकर रेजिस्टेंस हुआ 10, इन दोनों का मिलाकर कितना होगा, प्रोडक्ट बाई सम कर दो, प्रोडक्ट बाई सम कितना होगा बताओ, 24 into 8 डिवाइडेड बाई 30, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 30 नहीं 32 है ना, तो 8 4 जा 32, 4 6 जा 24, तो इसका वैल्यू आ गया 6, इसका वैल्यू आ गया 10, इसके इस साइड में है 1, इसके इस साइड में है, सॉरी इस साइड में है 3, इस साइड में है 1, तो ये टोटल वोल्टेज अब 4 भाग में डिवाइड होगा, V1 V2 V3 V4 है ना। तो ये V1 V2 V3 V4 रेशियो बता दो, ये हो गया रेजिस्टेंस 3, उसके बाद वाला कितना आया था 10, उसके बाद वाला कितना आया 6, और ये इस तरफ कितना दिया हुआ है 1, तो हमारा टोटल जो V वोल्टेज है ये 4 रेशियो में डिवाइडेड हुआ है, जिसमें से हमको वैल्यू पता है कौन सा, V1 V2 V3 पता है ना, तो यहां से V3 निकालो, तो V3 निकालने का तरीका क्या है, वोल्टेज डिवाइडर लॉ यूज किए, वोल्टेज पता चल गया, पहला का रेशियो होगा 3:6 10:6, तो तीसरा वाला चाहिए हमको 6 डिवाइडेड बाई टोटल, डिवाइड कैसे करते हैं, सम ऑफ द रेशियो, तो सम ऑफ द रेशियो यहां से बताओ कितना होगा, 10 + 3 13 + 19 + 1 20, तो इट इज 20, 6/20, तो ये टोटल वोल्टेज ही तो हमको दे दिया है इनटू V, टोटल वोल्टेज का V3 का रेशियो कितना होगा बोलो, 6/20 इंटू टोटल वोल्टेज का ही तो पार्ट है, तो ये टोटल वैल्यू ये वाला ही तो दे दिया है, V3 का वैल्यू कितना दिया हुआ 48, तो यहाँ से निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा, 6 8 या 48, इसको मल्टीप्लाई करो तो V का वैल्यू आ गया 160 वोल्ट। तो इस तरह से देखो कैलकुलेशन हम लोग वोल्टेज डिवाइडर लॉ यूज करके इस तरह का कैलकुलेशन को बहुत इजीली करते हैं, बहुत शॉर्टकट में कर सकते हैं। अदरवाइज तुम लोग मेथड अगर करंट डिवाइड कर करके जाओगे तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा,
और बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो उसको यूज नहीं करना। ओके, अब देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंसेस दिया हुआ रहा, सीरीज में उसका इक्विवेलेंट वैल्यू दे दिया है, पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू दे दिया हुआ है, तो उसको हम लोग R1 और R2 का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल सीरीज में हमारा वैल्यू होता है R1 प्लस R2, इसका वैल्यू दिया हुआ है RS, और पैरेलल में हमारा वैल्यू होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसका वैल्यू दिया हुआ है RP। तो दो रेजिस्टेंसेस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बता दिए। दो को पैरेलल में कनेक्ट किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो भी बता दिए। तुमसे पूछेगा कि R1 और R2 का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो R1 और R2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो यहाँ से R1 प्लस R2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो R1 R2 इक्वल टू RS इंटू RP आ जाता है। जनरली बहुत सारा बच्चा लोग इस तरह से कैलकुलेट करता है, RS RP आ गया तो R1 R2 का एक वैल्यू मिल गया, R1 प्लस R2 का एक वैल्यू मिल गया, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, यहाँ से R1 का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, यहाँ से यहाँ पुट करो। या बहुत सारा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करता है तो ऐसे करता है, R1 प्लस R2 पता है, R1 माइनस R2 का वैल्यू पहले निकाल लेगा। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके वहां से वैल्यू R1 माइनस R2 का निकाल लिया। फिर दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद R1 का वैल्यू निकलेगा, R2 का वैल्यू निकलेगा। ट्राई करके देखना कितना टाइम जाता है तुम्हारा। उसके बाद देखो फिर हम बताते हैं कैसे बनाओगे तुम लोग। तो R का वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं हम। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा RS प्लस माइनस रूट अंडर RS स्क्वायर माइनस RS RP डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो कोई भी दो वैल्यू RS और RP दिया हुआ रहेगा, इससे सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। फॉर एग्जांपल RS का वैल्यू दिया हुआ है से 9 ओम और RP का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम। अब हमको निकालना है R का वैल्यू, कैसे निकालोगे? तो RS का स्क्वायर करो 81, यहाँ पर 4 RS RP मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, 4 इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 9 36 इंटू 2 72। तो 81 माइनस 72 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये पूरा वैल्यू आ गया 3 और RS का वैल्यू कितना था? 9। तो हमारा दो वैल्यू आएगा, एक 9 प्लस माइनस 3/2, दो वैल्यू आएगा तो R का, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है। एक बार प्लस देने से एक वैल्यू आएगा, माइनस देने से एक वैल्यू आएगा। तो प्लस लोगे तो 6 आएगा और माइनस लोगे तो 3 आ जाएगा, दो वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, दिस इज वन मेथड जिससे हम लोग R1 और R2 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, उतना बड़ा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर भी कुछ तो स्क्वायर रूट का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। तो एक और स्मार्ट वर्क बताते हैं तुम लोगों को, उसके जरिए से अगर ये सीख पाओ तुम लोग तो इससे छोटा तरीका और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। क्या है? R1 प्लस R2 क्या दिया हुआ? RS। तो RP का वैल्यू कितना बोलो? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 का मतलब क्या? RS हुआ ना। तो RP का वैल्यू हमेशा R1 R2 डिवाइडेड बाई RS इस फॉर्म में अगर ले आओगे, यू कैन डायरेक्ट से द आंसर, डायरेक्ट आंसर हम लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है R1 प्लस R2 मतलब तो RS, ये हमको पता है, और RP का वैल्यू ये हो रहा है। तो RP को हमेशा एक्सप्रेस करना R1 R2 बाई RS इस फॉर्म में। तो RS का मतलब कितना? 9 ना। तो यहाँ नीचे 9 लाना है। अगर नीचे 9 लाना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हो गया 18, नीचे हो गया 9। अब यहाँ से ऐसा कोई दो नंबर सेलेक्ट करो तुम खुद से, जिन दोनों को ऐड करने से ये आ जाए, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बाई सम होता है ना। तो प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा 18, सम हो गया 9। तो ऐसा कौन सा दो वैल्यू कंसीडर करोगे? साथ साथ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 6 into 3 divided by 6 plus 3, that means our two values are 6 and 3। समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिखलाते हैं जो तुम्हारा एम्स 2012 में आया था। एम्स 2012 में आया था। ये सारा क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करने में बच्चा लोग घूमता रह जाता है कि हम लोगों को किस तरह से कैलकुलेशन करना है। हम तुम लोगों को एक लाइन में कैलकुलेशन बता रहे हैं। देखो ये L1 है, ये L2 है, एक वायर है, टोटल वायर का रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है। टोटल वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम। टोटल वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम। ठीक है, और जब इन दोनों को ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया गया तो ये और ये पार्ट पैरेलल में आ गया, तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस दे दिया है
मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है 8/3। तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों का मिला करके वो सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया R1 प्लस R2 12। और जब ये पैरेलल में रहेगा ए और बी पॉइंट के बीच में, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस दैट इज गिवन बाय दिस इज गिवन बाय 8/3 ओम, 8/3 ओम। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करता है, इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। तो L1 और L2 का रेशियो फाइंड करने बोला है, यहाँ पर L1 और L2 का रेशियो निकालने बोला है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, ये R1 ये R2, तो R1 प्लस R2 12 दिया हुआ है और दोनों पैरेलल में प्रोडक्ट बाय सम किया हुआ है 8/3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो वहां से R1 माइनस R2 का वैल्यू निकालेगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर R1 निकालेगा, फिर R2 निकालेगा, बाद में बोलेगा L1 और L2 का वैल्यू ये होता है। ओके, हमारे पास एक स्मार्ट वर्क ये है, सीरीज और पैरेलल दिया हुआ रहेगा, उससे भी ज्यादा कम टाइम के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा अपना स्मार्ट वर्क है, शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमेशा किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, R1 R2 डिवाइडेड बाय RS। तो RS यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ हमको क्या लाना है 12 लाना है। 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो 3 है, 12 लाना है, 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर हो गया 32 और नीचे हो गया 12। अब तुम खुद से सेलेक्ट कर लो ऐसा दो नंबर जिनको ऐड करने से 12 आए, मल्टीप्लाई करने से 32 आए। कौन सा दो नंबर होगा बोलो, 8 into 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, यही दो नंबर तो होगा, है ना। तो इसमें R1 का वैल्यू आ गया 8, R2 का वैल्यू आ गया 4। तो अब इसमें बता दो 4 कौन होगा, 8 कौन होगा। तो डायग्राम से देखते ही समझ में आ रहा है कि जिसका लेंथ कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 8 ओम। एंड वी नो लेंथ का जो रेशियो होता है फॉर अ सेम वायर, लेंथ का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, बिकॉज R इक्वल टू रो इंटू L बाई A, है ना। तो L1 बाई L2 कितना होगा, R1 बाई R2 हो जाएगा। तो R1 हो गया तुम्हारा 4, R2 हो गया तुम्हारा 8, आंसर आ गया तुम्हारा 1/2। समझ में आया। तो ये है तुम्हारा एम्स 2004 का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सीरीज एंड पैरेलल का क्वेश्चंस अगर R1 R2 सीरीज में दिया हुआ रहेगा, पैरेलल में निकालना है, पैरेलल सीरीज में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पैरेलल में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, R1 का वैल्यू निकालो, R2 का वैल्यू निकालो, वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। आई थिंक कि तुम्हारा 10 सेकंड भी नहीं लग रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन, है कि नहीं। तो ये बहुत सारा कुछ हम लोग आज के क्लास में सीखे हैं। होपफुली तुम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा ये सारी चीजों से। तो इन सब चीजों को लेकर के अब तुम्हारा काम है कि प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही फिर ये सब याद रहेगा। अदरवाइज इतना सारा शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट लेक्चर देंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज रहेगा, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा बड़ा सर्किट दिया हुआ रहता है, उसको किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। 1-2 लाइन के अंदर हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। कोई बिग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हर एक सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हम तुम लोगों को सिखाएंगे। फिर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ रहेगा बैटरी के साथ कनेक्टेड, जो बेसिकली ज्यादातर देखोगे किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस करके आता है। कितना बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज आता है, कितना अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज दे देगा, तो उसका कहीं का करंट अगर निकालने के लिए बोल देगा तो हम लोग कैलकुलेशन करते रह जाते हैं। बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। किरचॉफ्स लॉ का कैलकुलेशन का तो कोई एंड ही नहीं रहता है। ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे और उसमें देखना हम तुम लोगों को बहुत सारा वही 30 सेकेंड टाइम लिमिट के अंदर सिखाएंगे कि कैसे हम लोग उस क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड, इवन उससे कम टाइम में हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो तुम लोगों को हम इस तरह से सिखा देंगे कि क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते तुम लोग उसका आंसर बता दोगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ये वीडियो तुम लोग देखो, इससे प्रैक्टिस करो जब तक। नेक्स्ट इसका लेक्चर जो रहेगा, इसके बाद वाले टॉपिक जो बताए हैं तुम लोगों को, वो हम बहुत जल्दी तुम लोगों को देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।